सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। क्रिकेट में जैसे लेट शॉट है, लेट कट, लेट स्वीप या लेट सर्ज होगा। देखिए, हमने कहा था कि जो सीटों के तालमेल को लेके बातचीत है वो उस समय दौर में कुछ दिक्कतें भी थी। तो कई राउंड के बातचीत के बाद एक समझौता हो पाया और 19 सीटें हमारे लिए और सीपीआई और सीपीएम को जोड़ करके 29 सीटें बिहार के तमाम वाम दलों के लिए। तो हम समझते हैं कि इस गठबंधन का जो स्वरूप उभर करके आया, ये एनडीए बिहार में जितनी राजनीतिक ताकतें हैं जो निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ विपक्ष में रही है, तो उन पार्टियों का ये गठबंधन है। कुछ पार्टियां जो लोकसभा के दौर में गठबंधन में शामिल थी अब नहीं है, तो अब उन पार्टियों से हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई। इस बारे में मेरे लिए कोई टिप्पणी करना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। अभी उम्मीद करते हैं कि बिहार में एक जो व्यापक गठबंधन की ज़रूरत थी, उतना व्यापक तो नहीं लेकिन एक निर्णायक गठबंधन बन पाया और एनडीए को इस चुनाव में बिल्कुल एक करारी शिकस्त मिलनी चाहिए। करारी शिकस्त इसलिए मिलनी चाहिए, एक तो नीतीश जी 15 साल पहले जो कह करके उन्होंने शुरुआत की थी और 15 साल में आज बिहार को उन्होंने जहां पहुंचा दिया, तो चीज़ें पूरी तरह से उलट गई। चाहे आप विकास की बात करें, 15 साल पहले शायद लोग सड़क की बात करते थे, कह रहे हैं कि भाई वहाँ पुल टूट गया है, वहाँ सड़क ढह गई है, आज इसकी चर्चा है। मुजफ्फरपुर, तो भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग समझ रहे हैं कि नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके बिहार को निशाने दिन तक राज कर रही थी। तो आज इस कोरोना काल में लोगों से तो कहा जा रहा है कि सब लोग के लिए मास्क ज़रूरी है, लेकिन भाजपा और उनका मास्क जब लोग देख रहे हैं केंद्रीय स्तर पर, और बिहार में भी ऐसा ही लग रहा है, नीतीश जी वाला एक मुखौटे की उनकी जरूरत थी, वह अब पाना चाहते हैं और तब बिहार का भी नज़ारा वही होगा। हमने अब, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे जितने बुनियादी संघर्ष के इलाके हैं, जिन इलाकों में वर्षों से रही है, उनके मान सम्मान, हक, ज़मीन, मजदूरी, आवास की लड़ाई, हाल के दिनों में उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य की लड़ाई, तो वो जो महत्वपूर्ण हमारे इलाके हैं, चाहे शाहाबाद भोजपुर में हो, चाहे मगध पटना जहानाबाद के इलाके में हो, चाहे सिवान के इलाके में हो, तो मोटे तौर पर उनके महत्वपूर्ण सीटों से हमारे पुराने उम्मीदवार लड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही पिछले 5-7 साल में जो नए प्रयोग पार्टी के द्वारा हुए हैं और नए आंदोलनों का जो विकास हुआ है, उससे जो नई ताकतें सामने आई हैं, नए मुद्दे उभर करके आए हैं, नए नेता सामने आए हैं, हमने पूरी कोशिश की कि हमारे पूरे 19 सीटों की सूची में, उम्मीदवारों की सूची में उनको भी सही जगह मिले। मिसाल के तौर पर भोजपुर में एक सड़क पर स्कूल शिक्षा आंदोलन, और जिसके नेता के रूप में हमारे नौजवान नेता मनोज मंजिल जी लगातार सक्रिय रहे हैं, तो हमारे उम्मीदवार हैं अगियाओं से। तो शिक्षा, रोज़गार, और हमें इस बात की खुशी है कि आज पूरे देश में जो छात्र नौजवान ज़बरदस्त एक आंदोलन, वो सिर्फ दिल्ली में जेएनयू और जामिया की बात, सिर्फ बीएचयू की बात नहीं है और कलकत्ता के जादवपुर विश्वविद्यालय की बात नहीं है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, कस्बों में, छोटे शहरों में आज छात्र नौजवान जो कल तक समझ रहे थे कि शायद
मोदी जी कुछ करेंगे, क्या वो जो कहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, तो आज तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर छात्रों नौजवानों को उनके सारे अधिकार छीन लिया गया। तो ये जो आज के नौजवान आंदोलन का, छात्र आंदोलन का दौर है, तो इस दौर में आइसा के राष्ट्रीय महासचिव और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व महासचिव कॉमरेड संदीप सौरभ पालीगंज से, पटना के ही रहने वाले हैं, पालीगंज से हमारे उम्मीदवार हैं। RYA जो हमारे नौजवानों का संगठन है देश के पैमाने पर और बिहार में भी, उसके प्रदेश का अध्यक्ष साथ ही अजीत जी डुमरांव से हमारे उम्मीदवार हैं। और भी कई उम्मीदवार हैं जो छात्र नौजवान आंदोलन के प्रतिनिधि हैं। साथ ही जितेंद्र पासवान जी हैं भोरे से। तो एक आंदोलन जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि नए दौर के नए आंदोलन, फिर नए दौर में जो महिलाओं का आप देखेंगे कि जो स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, यहाँ इस पूरे बिहार में टीचर्स जो समान काम के समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं, काम की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। तो इस पूरे आंदोलन, इससे एक ऑल इंडिया में एक स्कीम वर्कर्स फेडरेशन भी तैयार हुआ है और बिहार में सभी तबकों का अलग अलग संघ बना है। एक ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और उसकी नेता कॉमरेड शशि यादव पटना में दीघा से हमारी उम्मीदवार हैं। तो मजदूर आंदोलन और उसके भी जो नए आयाम है, महिला मजदूर, स्कीम वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, तो उस आंदोलन के AICCTU के और एक नेता रामबली जी लड़ रहे हैं आपके जहानाबाद के घोसी से। जिस समय 2014 चुनाव से पहले जो मोदी जी की हुंकार रैली हुई थी, और उस हुंकार रैली में आज तक तो साफ नहीं हुआ कि कैसे बम विस्फोट हुआ था, लेकिन उस बम विस्फोट के तुरंत बाद मुस्लिम नौजवानों को, जो आज पूरे देश में एक तरह से आम बात हो गई, किसी भी मुस्लिम नौजवान को उनको पकड़ करके जेल में डाल दो, डॉक्टर कफील खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार कर लो, उमर खालिद को उनको UAPA में बंद कर दो। तो ये जो आज पूरा एक तरह से सिलसिला चल रहा है पूरे देश में, सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के बीच में नहीं, जो भी इस देश में विरोध की आवाज़ को बुलंद करे उनके लिए भीमा कोरेगांव मामले में भी आपने देखा, और आज जो दिल्ली दंगा के जांच के नाम पर वहाँ छात्र आंदोलन के, वामपंथी आंदोलन के, सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जो चर्चित चेहरे हैं, सबको फंसाया जा रहा है। तो बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी दरभंगा, मुजफ्फरपुर के इलाके में, तो हमारी पार्टी ने, हमारे नौजवानों ने जमकर उसका विरोध किया था और इसी विरोध से एक नया संगठन बना था इंसाफ मंच, जो पीड़ित नौजवान है, मुस्लिम हो, दलित हो, महिला हो, जिनको निर्दोष लोगों को जहां कभी झूठे मुकदमों में फंसा करके जेल में डालने के जो साजिश है, इसके खिलाफ इंसाफ मंच उभरा और उस इंसाफ मंच की शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई और उसी मुजफ्फरपुर के औराई से हमारे इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड आफ्ताब आलम, तो आफ्ताब आलम लड़ रहे हैं औराई के विधानसभा क्षेत्र से, और इंसाफ मंच के ही और एक हमारे प्रांतीय सचिव साथी क़यामुद्दीन अंसारी जी लड़ रहे हैं आरा सीट से। तो इस तरह से हाल के दिनों में जो हमारे पुराने दौर के किसान आंदोलन, गरीबों के आंदोलन, खेत मजदूरों के आंदोलन, इसके साथ जो नए आंदोलनों का एक उसकी जो श्रृंखला एक हुई है, छात्र, नौजवान, महिलाएं, आपके पूरे इंसाफ की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, तो ये हमने कोशिश की। 19 सीटें हैं 3 चरण में और वो 19 सीट से 19 उम्मीदवारों की पूरी सूची आज हम जारी कर रहे हैं। जैसे हमने कहा, पालीगंज से संदीप सौरभ जी हैं, आरा से कॉमरेड क़यामुद्दीन अंसारी हैं, अगियाओं से कॉमरेड मनोज मंजिल है, तरारी से हमारे मौजूदा विधायक लड़ रहे हैं, डुमरांव से साथी अजीत जी लड़ रहे हैं और काराकाट से पूर्व विधायक किसान सभा के हमारे नेता साथी अरुण जी लड़ रहे हैं। अरवल से भी हमारे जिला सचिव और नौजवान नेता महानंद जी लड़ रहे हैं, घोसी से रामबली सिंह यादव। दूसरे चरण में हमारे पास फिर 6 सीट है। भोरे जो गोपालगंज की सुरक्षित सीट है, जितेंद्र पासवान हमारे पास है। जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा जी। मैं आपको बताऊं कि अमरजीत पिछले चुनाव में जब 2015 में नॉमिनेशन कर रहे थे, उसी समय उनको एक झूठे केस में गिरफ्तार किया गया
और पूरे सिवान के सब लोग जान रहे हैं कि एक पूरे झूठे मामले में फंसाया गया, पिछले 5 साल से जेल में ही हैं और जेल से ही फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे, नॉमिनेशन भरेंगे। और जिस समय वो जेल में गए थे उस समय हमारे नौजवान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आज भी हमारे नौजवान संगठन के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरौली से सत्यदेव राम जी जो खेत मजदूर संगठन के बिहार के नेता हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। दरोंदा से अमरनाथ यादव जी किसानों के चर्चित नेता और पूरे सिवान में सामंती उत्पीड़न के खिलाफ, गरीबों के मान सम्मान के लिए, अमन चैन के लिए लड़ने वाले हमारे जुझारू नेता। दीघा से कॉमरेड शशि यादव, फुलवारी सीट भी हमारे जिम्मे में है और साथ ही गोपाल रविदास जी फुलवारी से लड़ रहे हैं। खेत मजदूर सभा के राज्य सचिव। तीसरे चरण में पश्चिम चंपारण का जो सिकटा सीट है, यहाँ से साथी वीरेंद्र गुप्ता जी, वीरेंद्र जी भी खेत मजदूर सभा के राज्य अध्यक्ष हैं, खेत ग्रामीण मजदूर संगठन। औराई से जैसे मैंने कहा साथी आफ्ताब आलम जी। बलरामपुर से हमारे विधायक दल नेता। कल्याणपुर सुरक्षित और वारिसनगर, ये 2 सीटें हमें मिली है समस्तीपुर जिले में और इन दोनों सीट से कल्याणपुर से साथी रंजीत राम और वारिसनगर से साथी फूल बाबू सिंह। तो ये 19 सीटों की सूची है। इसमें 3 जिले हैं जहां हमें 3-3 करके सीट हैं, भोजपुर, पटना शहर और ग्रामीण को मिला करके और सिवान। और ये 3 जिलों के अलावा भी बिहार में 2 और ज़िले हैं जहां वामपंथ की इस चुनाव में एक बड़ी उपस्थिति आपको दिखेगी। एक बेगूसराय जहां हमारे उम्मीदवार तो नहीं हैं, लेकिन सीपीआई और सीपीएम के मेरे ख्याल से 3 या 4 उम्मीदवार हैं कुल मिला के, और समस्तीपुर जहां हमारे 2 उम्मीदवार और सीपीएम के भी 1 उम्मीदवार होंगे। तो कुल मिला के जिले से बिहार के 1 दर्जन जिलों से हमारे कुल 19 उम्मीदवार चुनाव में हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो गठबंधन चुनाव में बना है व्यापक जनता का समर्थन मिले। और आज के दौर में जिस परेशानी में लोग हैं, ज़बरदस्त असुरक्षा, ये जो दौर है, देश की बेटियां इतनी असुरक्षित कभी नहीं थी। मुजफ्फरपुर से लेके अब हाथरस तक पूरे हर रोज़ ऐसी खबर आ रही है। तो नारा लग रहा है बेटी, और इस कदर इतना क्रूर किस्म के उनके ऊपर हमले, इतनी क्रूरता, इतनी असुरक्षा कभी नहीं थी। इस देश के किसान इतने खतरे में कभी नहीं थे। जिस तरह से कंपनी राज उनके ऊपर गुलाम बनाने की जो अंग्रेज कर रहे थे हमारे देश में, बिल्कुल आज मोदी सरकार वही कोशिश कर रही है कि भारत के किसानों को गुलामी की नीलामी हो और किसान की गुलामी बन जाए इस देश में। तो इस देश में रोज मजदूरों के लिए भी, तो ये जो पूरा दौर है, इतना ज़बरदस्त संकट, तो उस पूरे संकट के दौर में हम उम्मीद करेंगे कि बिहार एक रास्ता दिखाएगा कि कोरोना काल की तमाम परेशानी के बावजूद, बहुत विपरीत स्थिति में चुनाव हो रहे हैं, फिर भी हर विपरीत स्थिति में लोकतंत्र की धड़कन वो हमेशा बिहार में बहुत मजबूत रही है। और वो चाहे 74 आंदोलन और संघर्ष का दौर हो, वो चाहे किसी भी दौर में सांप्रदायिक सामंती शक्तियों के खिलाफ लड़ने की बात हो, और आज इस कोरोना काल में भी मोदी सरकार की जो बढ़ती तानाशाही है देश में, और बिहार में जो खतरा है, जो हमने कहा कि बिहार को यूपी बनाने की जो पूरी साजिश है, इसके खिलाफ निर्णायक जनादेश आ जाए। इसी अपील के साथ हम आपसे भी अपील करेंगे कि इस चुनाव में बिहार की मीडिया भी आंदोलन को, इस पूरे बिहार की जनता की आकांक्षा को आप लोग भी प्रॉपरली इसको कन्वे कर सके। और बिहार का मीडिया भी, आज पूरे देश के मीडिया भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त दबाव है। आप कहीं भी किसी सच को बताएंगे तो आपके ऊपर भी सेडिशन का कानून है और ख़तरा है। और इसलिए आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, सच कहने की आज़ादी। तो इस आज़ादी की लड़ाई में आप लोग भी साथ दें। इसी अपील के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो 19 सीटें आई हैं, काफ़ी 19 सीटें आई बाहर। ये ज़रूर है कि शुरुआत में जो सीटों की चर्चा थी उसमें संख्या भी बहुत कम थी, और
फिर हमारे जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो सीटें उस लिस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं थी, और हमने इसीलिए कहा कि एक तो सीटों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बिहार में ये जो गठबंधन अभी बना है इसमें कांग्रेस लेकिन वामपंथ तो एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर है। तो हमारी ये सोच थी, और इसके लिए अल्टीमेटली हमने देखा कि राजद और कांग्रेस ने भी अपनी कई सीटें लोगों ने सेक्रीफाइस किया ताकि एक ठीक से गठबंधन बन सके, और वामपंथ की भी एक उपस्थिति इस पूरे गठबंधन में बने। तो इसलिए कई दौर की बात ज़रूर चली, लेकिन अल्टीमेटली जो एक तालमेल का फार्मूला निकला, हमें लगता है कि आज के दौर में वो मोटे तौर पर ठीक है। कितना सटीक रहेगा सर ये तालमेल का फॉर्मूला? अब ये तो चुनाव है, हम तो हर जगह जैसे साथी ने कहा कि हम जीतने के लिए लड़ेंगे। हमने पिछले चुनाव में जो ज़बरदस्त ध्रुवीकरण था और उसमें हम अलग लड़ रहे थे, तो उसमें भी 3 सीटें आई थी, और अब तो जो स्थिति है इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये चुनाव एक तरीके से एक नए किस्म का चुनाव है। गठबंधन टूट रहे हैं, बन रहे हैं, और सामाजिक समीकरण बन रहे हैं, टूट रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है, संकट बहुत गहरा है। तो संकट जब बहुत गहरा होता है तो उस संकट को किसी समीकरण के दायरे में आप बंद करके नहीं रख सकते। तो इस समय लोग कुछ कहना चाहते हैं तो वो किसी समीकरणों से बंधे हुए नहीं होंगे, और इसीलिए हमें लगता है कि जो भी समीकरण हो, जैसे आप एनडीए पहली बार शायद आप देख रहे हैं कि आज एनडीए टूट गया है। आज भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि बिहार में एनडीए का चेहरा क्या है, उनके घटक कौन है। तो ये एनडीए क्यों टूटा? ये संकट गहरा है, इसीलिए टूट गया है। अब आप देख रहे हैं कि पूरे देश में, बिहार में सभी आंदोलन में हैं, इसीलिए हम तो समझते हैं कि आंदोलनों की जीत हो, लोगों की जन आकांक्षा की जीत हो, और बने बनाए समीकरण और जो घमंड है लोगों को, सत्ता का जो घमंड है, जो दिल्ली की सरकार और पटना की सरकार दोनों समझते हैं कि हम जनता के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपना सत्ता है और सत्ता का घमंड है। तो हम तो समझते हैं कि ये चुनाव सत्ता के घमंड को, उसको पूरा एक तरह से चूर चूर कर देने वाला चुनाव हो, जनता की जीत हो, लोकतंत्र की जीत हो। सर, माना जा रहा है कि जो नए गठबंधन आए हैं, छोटे छोटे नए गठबंधन आ रहे हैं, वो एक तरीके से महागठबंधन के वोट को काटेंगे। वोट काटने वाले गठबंधन है, उनके प्रति आपकी क्या रणनीति है? महागठबंधन की क्या रणनीति रहेगी जो आपके वोट नहीं काट पाएगी? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। हम कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर एक ही कोई बड़ा और इससे भी बड़ा गठबंधन बनता तो शायद इतने गठबंधन नहीं होते, लेकिन फिर भी अब लोगों का हक है चुनाव लड़ना, तो गठबंधन बने हैं छोटे छोटे भी, लेकिन हमें लगता है कि जनता पर छोड़ दीजिए, जनता इसको समझ जाएगी, क्योंकि हमें एनडीए को करारी शिकस्त देना है। और जब जब कुछ वोट बंटता है, इधर उधर जाता है, तो इसी के लिए तो हम लोगों ने गठबंधन बनाया। ये जो गठबंधन हमने बनाया, एक तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, हम विपक्ष में थे, और लगातार पिछले 30 साल से हम लोग स्वतंत्र ढंग से ही चुनाव लड़ते रहे, वामपंथियों की कभी कभी एकता बनी। तो हम तो इसीलिए बना रहे हैं ताकि वोटों का बिखराव वो कम से कम हो, और एनडीए की गलत नीतियों के खिलाफ, उससे संकट से जो लोग परेशान हैं, उनकी वोट एक जगह आकर के एक जनादेश का निर्माण करें। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ पार्टियों की चिंता नहीं है, जनता की भी ये चिंता है, और इसीलिए चाहे चुनाव में जितनी भी पार्टियां हो, हमें लगता है कि एक निर्णायक शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जरूर मिलेगी। नई पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्लूरल नाम से, पुष्पम प्रिया चौधरी, आपको क्या लगता है वो कितनी बड़ी फैक्टर साबित होंगी? अभी हमने बहुत नहीं देखा, जाना है उनके बारे में, लेकिन ये तो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजनीति में नए नए लोग आएंगे, नई नई पार्टियां बनेंगी, नए नारे सुनने को मिलेंगे, नए चेहरे, इसीलिए जो भी नए आ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। 100 फूल खिले इस पूरे लोकतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र आज हमारे लिए बड़ी बात ये है, पार्टियां बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तानाशाही बढ़ रही है, और वो सबके बोलने की आज़ादी, लड़ने की आज़ादी, अपने हिसाब से अपने शर्तों पर जीने की आज़ादी, उस पर जो पूरा खतरा है। तो इसीलिए चुनाव तो लोग इसीलिए लड़ पा रहे हैं ना कि लोकतंत्र है देश में, नई पार्टियां बन रही है, नए लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र ही इस देश में ख़त्म हो जाए, उसको कैद करके रख लिया जाए, तो चुनाव भी लोग नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए जो भी लड़ रहे हैं वो इस पर ज़रूर ध्यान दें कि इस देश में लोकतंत्र महफूज रहे।
सर 2 सवाल है मेरे। एक तो ये है कि आपने कहा कि महागठबंधन जो है वो एनडीए सरकार को हटाने के लिए जनता के बीच जा रहा है। माले और लेफ्ट अपनी तरफ से क्या एजेंडा रखेंगे लोगों के सामने, आप क्या करेंगे, आएंगे तो कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे? और ये भी सवाल है मेरा कि तेजस्वी का जो चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन की तरफ से, आपको लगता है कि वो इतना अनुभव है उनके पास या उनकी इतनी स्वीकार्यता है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके वाले? देखिए, आपने हमारे एजेंडे के बारे में पूछा तो हमने तो पहले ही कहा कि हमारा एजेंडा दरअसल चुनाव के लिए कोई बहुत नया एजेंडा हमको नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारा 365 दिन 5 साल लगातार जो जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ते रहते हैं और इस समय कुछ जो नए मुद्दे आए हैं लोगों के सामने, तो वही मुद्दों को लेकर के हमारा एजेंडा है। और जिस एजेंडे में आप जैसे बिहार में देखिए, पूरे देश में किसान खतरे में हैं, बिहार के किसान भी ज़बरदस्त रूप से खतरे में हैं। तो बिहार के किसानों का हक, आप देखेंगे कि बिहार में जो विकास की बात हुई, लेकिन उस विकास का क्या है? अगर शहरी विकास की बात करेंगे तो शहरी विकास का लोगों का यही अनुभव है। पटना में आप ले लीजिए, बाकी शहर छोड़ दीजिए, जल जमाव और बुलडोज़र, ये है नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी, उनके विकास का मॉडल। हमारा जो विकास की मांग है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आवास, ये हमारे अर्बन डेवलपमेंट के भी लोगों के मुद्दे हैं। गांव में अब चले जाइए, मनरेगा में काम आज भी बहुत कम मिल रहा है। इस कोरोना काल में भी मनरेगा में काम मिले, भूमि सुधार की बात हुई और आवास की बात हुई, लेकिन वहाँ हरियाली के नाम पर भी जनता को बेदखल किया जा रहा है। तो गरीबों के उनके आवास, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य, अब सरकार ने एक तरह से उसका धड़ल्ले से निजीकरण का रास्ता खोल दिया। जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो बद से बदतर स्थिति में जा रही है। तो हमारी दिशा ये है कि इसमें बाजारीकरण ना हो, निजीकरण ना हो, और फौरी तौर पर हम कहेंगे कि सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको और मजबूत बनाया जाए। उसमें शिक्षकों की नियुक्ति भी हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, और जो भी प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट अस्पताल हैं, जो कानून बने हैं देश में, बिहार में लागू नहीं होते। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में है कि 25% उसमें गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। उन तमाम अस्पतालों में 25% बेड वो सुरक्षित रहनी चाहिए, लोगों के लिए संरक्षित, वो नहीं है। तो निजीकरण पर रोक लगे और जो भी अभी निजी व्यवस्था है उस पर सरकार का एक नियंत्रण कायम हो। तो इसी तरह से हम उस पर भी आएंगे। हम लोग एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे सभी सेक्टर के लिए, शहरी, ग्रामीण, किसानी, आपके पूरे खेत मजदूर, प्रवासी मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, सबके लिए। हाँ, माइक्रो फाइनेंस, अभी एक देखिए कि महिलाओं से छोटा मोटा जो भी उनके पास कर्ज है, उनसे कर्ज वसूल किया जा रहा है, और इस कर्ज वसूली में महिलाएं परेशान हैं। लेकिन इस देश के बड़े पूंजीपति अब वो एक के बाद एक डिफ़ॉल्टर बन रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, और बैंक लगातार, सरकार और बैंक मिलकर के राइट ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस है, छोटा कर्ज महिलाओं के ऊपर, किसानों पर, लेकिन छोटे कर्ज का बड़ा दबाव उनके ऊपर बन रहा है। तो ये कर्जा मुक्ति की भी हमारी मांग है। तो जो भी आंदोलन चले हैं, हम कोशिश करेंगे। और अब पिछले दिनों हमारी जो 3 विधायक की एक छोटी टीम थी, और बिहार विधानसभा ने देखा है, बिहार ने देखा है कि सबसे मुखर सभी मुद्दों पर, और ख़ासकर गरीबों के सवाल पर और इंसाफ के सवाल पर, अधिकार के सवाल पर सबसे मुखर धारावाहिक रूप से माले के 3 विधायक रहे। और इसी रिकॉर्ड के बल पर हम ये अपील करेंगे कि सरकारों ने तो धोखा दिया, लेकिन माले के विधायकों ने कोशिश की लोकतंत्र की आवाज़ बनने की, बिहार की जन आकांक्षा की प्रतिनिधि बनने की। तो माले की ताकत बढ़े, इस काम को हम और बेहतर कर पाएंगे। और जो गठबंधन है, अब हम उम्मीद करें कि उसकी सरकार बने, और वो सरकार अपने जनता की आकांक्षा पर वो खड़ा उतरे और उसी दिशा में आगे बढ़े। बस यही हमारी कोशिश होगी। तेजस्वी का जो चेहरा है, विरासत की राजनीति वो कर रहे हैं, नहीं अभी, लेकिन क्या उनकी जो अनुभव है, उनका जो है उनकी योग्यता है? नहीं, हम कह रहे कि देखिए, अनुभव तो बढ़ता है, अनुभव कहीं ठहरा हुआ नहीं होता है। और बहुत अनुभवी नीतीश कुमार जी है, उस अनुभव से लोग ऊब गए हैं। वो सारा अनुभव लोगों के लिए धोखा साबित हो रहा है। और जो कहीं नए नेता भी उभर करके सामने आते हैं, अनुभव कम है, वो उत्साह ज़्यादा होता है, लेकिन उत्साह और अनुभव का जो कॉम्बिनेशन से बात भी बनती है। इसीलिए हमें लगता है कि वो देखना ये चाहिए
कि वो जो अनुभव है वो किस काम में आया। वो अनुभव सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के काम में अगर आया, और उस अनुभव से अगर पूरे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हुआ, उस अनुभव से बिहार में भ्रष्टाचार फैल गया, उस अनुभव से पूरे बिहार बर्बाद होने लगा, और उस अनुभव से पूरे बिहार आरएसएस के प्रयोगशाला में तब्दील हो गया, तो उस अनुभव को तो मैं सलाम करके कहूँगा कि बहुत हो गया है, अब बस कीजिए, इस अनुभव की और ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन का एक मैनिफेस्टो होगा। हाँ, महागठबंधन का एक मैनिफेस्टो नहीं, एक नहीं कॉमन मुद्दे तो ज़रूर है, कॉमन मुद्दे हैं, लेकिन अब वो भी बात हो सकती है कि एक कुछ कॉमन कुछ उभरे और वो बात बनती रहेगी। लेकिन अभी इस चुनाव में हमें तो लगता है कि सभी पार्टियों की भी अपनी अपनी अपील होगी, और दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि जो सबसे जैसे बात होती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो जिन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सहमति और एक तरीके से सबसे फौरी ज़रूरत के जो मुद्दे हैं, तो वो मुद्दे उसमें होंगे। और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारी अपील में सभी मुद्दे होंगे। राजद के साथ बहुत दोस्ताना संबंध आपका नहीं रहा है, लंबे समय के बाद इस बार आपका एक प्योर गठजोड़ हुआ है उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में, तो क्या ग्राउंड पर ये रिफ्लेक्ट होगा उतना जितना ऊपर? हमें तो उम्मीद है, जैसे हमने लोकसभा में ये देखा था, लोकसभा में कोई तालमेल तो नहीं हो पाया था, लेकिन उनकी ओर से भी एक जेस्चर हमारे लिए था, आरा सीट उन्होंने छोड़ा था हमारे लिए, हमने भी पाटलिपुत्रा में कई और बिहार के सीटों में, दरअसल हम तो बस 4 ही सीट लड़े थे, जहाँ नहीं लड़े हर जगह हमने गठबंधन का समर्थन दिया। लेकिन कुछ सीटें तो जहाँ हमारे लोगों ने भी जम के काम किया, आरा में उनका भी पूरा समर्थन हमें मिला था, इसलिए हमें इलाके में जहाँ बहुत एंटागोनाइज रिलेशन रहा है आपका, तो वहाँ भी आपको तो हमें लगता है कि देखिए सवाल ये है कि आज ये गठबंधन अगर बना है वो इसीलिए बना है कि परिस्थिति की मांग है, परिस्थिति कहीं ठहरी हुई नहीं है। तो जो एक एक दौर आता है, एक दौर के एक परिस्थिति होती है, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। उस समय हम उसकी राजद की सरकार थी, और जिन मुद्दों पर भी हमें लगा कि सही नहीं हो रहा है, विरोध करना ज़रूरी है, हमने विरोध किया। तो आज तो मान लीजिए पिछले 15 साल के अनुभव के आधार पर लोग लड़ रहे हैं, और जो शुरू में हमने कहा कि सिर्फ 15 साल के अनुभव की बात नहीं है, 15 साल का अनुभव बहुत कटु रहा। शुरू में उम्मीद थी लोगों की, लेकिन वो उम्मीद धीरे धीरे एक तरीके से नाउम्मीदी में और एकदम ज़बरदस्त इस समय आक्रोश में बदल गया। लेकिन अभी इससे भी बड़ी बात है कि हमारे बगल में यूपी है, तो लोग जो ये देख रहे हैं, अब सिवान के भी बगल में उत्तर प्रदेश है, तो आज परिस्थिति ये है कि पूरे बिहार को एक सामंती सांप्रदायिक उन्माद उत्पाद के प्रयोगशाला में जिस तरह का बर्बर क्रूर किस्म का दमन, हिंसा महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अक़लियत के खिलाफ, और आप यूपी में देख लीजिए वहाँ एक सेना बन रही है, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। वो क्या है, कह रहे हैं कि उसको कहीं कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और किसी के घर में भी जा कर के छापा मार सकते हैं। तो वो दरअसल बात यही हो जाएगी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी के अपने निजी उनकी सेना चलती थी वहाँ, उसी को एक तरीके से उसके ऊपर सरकारी एक मुहर लग जाएगी और वो सरकारी सेना में तब्दील होगी। तो ये जो दमन, क्रूर से क्रूर बर्बर किस्म का दमन, लूट, तो आज बिहार उस मुकाम पर है जहाँ बिहार के सामने बहुत दूर गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अतीत में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बगल में क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसको बिहार के साथ जोड़ करके लोग अगर देख ले, मुजफ्फरपुर के साथ हाथरस को जोड़ करके देख ले, बस बिहार के लोगों को बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी कि भाजपा का मंसूबा क्या है। और इसलिए हम समझते हैं कि इस चुनाव में एनडीए, नीतीश कुमार की सरकार, उनका नॉन परफॉर्मेंस, वो सभी बातें हैं। एनडीए तो खैर अभी टूट गया है बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी और उसका मंसूबा, हम समझते हैं कि इसको पहचानना और इसको ध्वस्त करना और बिहार को प्रयोगशाला भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए बनने ना देना, ये इस चुनाव का सबसे बड़ा एक एजेंडा है। और इस एजेंडे के लिए हम लोग साथ आए हैं पार्टियां, और हमें तो लगता है कि जो तालमेल बना है वो ज़मीन पर भी बिल्कुल लागू होगा। एक अंतिम सवाल, आपने ओबरा छोड़ दिया, उन्होंने औराई छोड़ दी, औराई उनकी जीती हुई सीट थी और नहीं, ये ओबरा नहीं, हमने कई सीटें महत्वपूर्ण छोड़ी। ओबरा तो बहुत ही एक तरह से मैंने एक तरह से कहिए तो राजा राम जी के पक्ष में ज़बरदस्त वहाँ माहौल था, और एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे एक तरह से हमारी जीती हुई सीट हमने छोड़ दी। उन्होंने भी कुछ
सीटें छोड़ दी। तो ओबरा और अराई का मामला नहीं है, उन्होंने भी कई उनके सीटिंग सीट, ऐसा हमने शुरू में कह दिया था, क्योंकि जो सीटिंग सीट 2015 की है वो 2015 के गठबंधन के आधार पर, आज वो गठबंधन नहीं है, आज परिस्थिति भी बदल गई है और इसीलिए 2015 की सीटिंग सीटों से चिपके रहना वो कहीं से भी सही नहीं होता। और हमने देखा कि ये रियलिस्टिक सेंस राजद में भी डेवलप किया, कांग्रेस में भी कुछ सीटें, जैसे मान लीजिए गोपालगंज की भोरे सीट है, हम लड़ेंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद 2015 के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी उस सीट से। तो कई सीटें हैं, काराकाट की सीट है जहाँ राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी। तो ऐसे राजद की कई जीती हुई सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे लिए छोड़ी है। हमने भी अपने कई महत्वपूर्ण सीटें, जैसे आप आरा में चले जाएंगे, भोजपुर में संदेश, जगदीशपुर जैसी सीटें, ओबरा जैसी सीट, आपके पूरे इस इलाके में गया, नालंदा जैसे ज़िले, यहाँ कई सीटें हैं हमारे, वो सब हमने छोड़ दिया इनके लिए। सिवान में भी रघुनाथपुर, जो हमारे कामकाज के बड़े, और इस पूरे लॉकडाउन के दौर में ज़बरदस्त प्रवासी मजदूरों के बीच में वहाँ काम हुआ है और लोगों की लोकप्रिय मांग थी कि भाकपा माले कोई सीट मिले, लेकिन खैर वो सीट हमें नहीं मिली, हम किसी और सीट से लड़ रहे हैं। इसलिए दोनों तरफ से ये हुआ है और हमने भी काफ़ी सीटें छोड़ी, उन्होंने भी कुछ सीटें छोड़ी, तो कुल मिलाकर के गठबंधन संभव हो पाया।